हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर सवाल, लगभग 100 एमसीक्यू सवाल जो कि साइंस से और साइंस एंड टेक से संबंधित सवाल, वो सारे सवाल जहां कहीं भी 10 सालों में पिछले जितने भी पूछा गया वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। 100 सवाल एकदम काट छाट के लेकर आया हूँ। आज का सेट प्रैक्टिस 100 नंबर एमसीक्यू के रूप में रहेगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगी। समय बहुत कम है, एनटीपीसी आरपीएफ की एग्जाम होने वाली है। रेलवे के द्वारा वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए एकदम स्थिर बनाए रखिएगा। सवाल एकदम बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल सवाल, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला सवाल है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा फिजिक्स में सवाल बनते हैं, याद रखना है। उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होती है वह काल्पनिक एवं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। काल्पनिक यानी आभासी तथा सीधा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दूसरा नंबर सवाल आते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आधी होती है, दोगुना होती है, तिगुनी होती है, चौगुनी होती है। याद रखना है गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये याद रखना है। बहुत ही शानदार सवाल है यह, बहुत ही शानदार सवाल याद रखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एकदम याद रखना है। बहुत ही कंटाप सवाल है। अगला सवाल, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। हजामत मतलब दाढ़ी बनाते समय कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। क्या होगी हजामत बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एकदम बेसिक सवाल 9-10 का, एकदम बेसिक सवाल। तो याद रखना है हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हजामत बनाने के समय। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चौथा नंबर सवाल है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व किस में मापी जाती है। देख रहे एकदम बेसिक सवाल, एकदम कॉन्सेप्टुअल सवाल। यहाँ से सवाल एकदम डेफिनेटली बनते हैं और ये सारे सवाल पूछा गया है। सवाल इसी के घुमा फिरा के आजू बाजू ऐसे ही सवाल बनते हैं, क्योंकि और सवाल तो है नहीं। सवाल यहीं से बनेंगे। प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत जरूरी है। हम जितने भी इसी यूट्यूब चैनल में बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर चैनल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मिलने वाली है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे फैमिली में, आपका जोरदार स्वागत रहेगा। चलिए द्रव का अपेक्षित घनत्व किसमें मापी जाती है। ऑप्शन आपका हाइड्रोमीटर, रेनगेज या ओडोमीटर, क्या होगी। तो याद रखना द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर में मापते हैं। ड्रॉ याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पांचवा नंबर सवाल है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है। दूध जहां भी आ जाएगा लेक्टो एकदम बेहिचक मार देना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, छठा नंबर सवाल है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। मोटर गाड़ी के जो पश्च दृश्य देखने के लिए जो हमारे सामने जो मिरर लगी होती है वह कौन सी मिरर होती है। ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या लेंस होती है, क्या होती है। तो याद रखना है मोटर गाड़ी के जो सामने पश्च दृश्य देखने के लिए जो मिरर लगी होती है वह उत्तल दर्पण होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत बड़े मतलब प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यह सवाल घुमा फिरा के रेलवे द्वारा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सातवां नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। फोटोग्राफिक कैमरे का विदिशक कौन सी लेंस होती है। बहुत ही कंटाप सवाल। फोटोग्राफी जैसे हम लोग कैमरा फोटो खींचते हैं ना, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। ऑप्शन है आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, क्या होगी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल है कि पानी में जो हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। कंटाप सवाल, बेसिक सवाल। पानी में जो हवा का बुलबुला बनता है वह किस तरह का कार्य करता है। ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कौन सी भांति कार्य करती है पानी का बुलबुला। तो याद रखना पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। एकदम बेसिक सवाल है। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है पानी का हवा का बुलबुला। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। सवाल है कि वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है। बहुत ही बेसिक सवाल, अभी हम लोग पढ़े थे वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापते हैं, तो याद रखना हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे हाइड्रोमीटर, ये क्या था, तो याद रखना द्रव की शुद्धता जांच करने के लिए हम लोग पढ़े थे। द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद ये सब बैरोमीटर आगे पढ़ेंगे। तो हाइग्रोमीटर याद रखना ग वाला वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल। भूकंप मापी यंत्र, जैसे भूकंप आती है तो कितना, जैसे भूकंप कितना है आपका, तो वह किससे जांच होती है। ठीक है, वह किस यंत्र से होती है, तो याद रखना है वह जो है सिस्मोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, सिस्मोग्राफी से जांच किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक एकदम बेसिक 5 स्टार सवाल। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, ऑप्शन आपका डेसिबल, तरंग, आवृत्ति या तरंग किस में मापी जाती है, तो याद रखना है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, एकदम जहन में बैठा लेना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। सवाल की मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बहुत ही शानदार सवाल, तो याद रखना मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक और उल्टा होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, किसी भी हाल में अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा। और अंत में हम लोग देखेंगे कुछ जैसे चिकित्सक के बारे में, कुछ जैसे खोज हो गया वो सारे हम लोग देखेंगे, रोग की जैसे टीके की खोज, वो सारे हम लोग वन लाइनर में हम लोग तुरंत एकदम रैपिड फायर में स्पीड में देखेंगे। ठीक है, पहले एमसीक्यू 100 तक हम लोग खत्म कर लेते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखना जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब लगभग बहुत ज्यादा यानी अनंत, मतलब अनगिनत, गिन नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। सवाल है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है यह, गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप या स्ट्रोबोस्कोप क्या होगी। जो हृदय की गति मापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं हृदय की गति सुनने के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समय बहुत कम है, आपकी एग्जाम होने वाली है, एनटीपीसी की अभी एग्जाम होने वाली है। और याद रखना है रेलवे के जितने भी एग्जाम है वहाँ साइंस आपका बहुत ही बहुमूल्य साबित होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो सारे सवाल आपके सामने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूँ, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ अभी के अभी राइट कॉर्नर में आपका सब्सक्राइब के बटन होगा, प्लीज़ दबा दीजिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल। वायुमंडलीय दाब की माप किस में मापी जाती है। बहुत ही शानदार सवाल, तो याद रखना वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में मापी जाती है। चलिए 16 नंबर सवाल, बेसिक सवाल। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है। बहुत ही बेसिक सवाल, तो याद रखना है लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निकिल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। टॉप सवाल, अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपका लोह चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लेटिनम चूर्ण या निकिल, किसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह रखना अमोनियम गैस बनाने में हैबर विधि जो उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं वह लोह चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
किससे, तो याद रखना लौह चूर्ण से प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। सवाल है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा तब बनता है जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं। ऑप्शन है आपका अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, या फोकस और ध्रुव के बीच। तो याद रखना फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रख रहे हैं तो याद रखना है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये सारे जो है दर्पण के जो सबसे करीब है फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल। अगला सवाल 20 नंबर सवाल। रक्त का दाब किस यंत्र से मापी जाती है। बहुत ही शानदार। पायरोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या एनीमोमीटर। रक्त का दाब जो है वह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। ट्रांसफार्मर का कोड किससे बना होता है। नर्म लोहे के, निकेल का, तांबा का या स्टेनलेस स्टील का। तो याद रखना ट्रांसफार्मर का जो कोड है वह नर्म लोहे का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नर्म लोहे का बना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 5 स्टार सवाल। तो याद रखना ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होती है, इसी आधारित पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित पर ट्रांसफार्मर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल एकदम बहुत ही शानदार सवाल है। ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त कैसे होता है। एसी को डीसी बदलने में, डीसी को एसी बदलने में, या डीसी के वोल्टेज को मतलब कम ज़्यादा यानी उपचयन या अपचयन करने में, या एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने में। क्या होगी सोचिए। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एसी वोल्टेज को उपचयन व अपचयन करने में, एसी वोल्टेज को कम या बेसी ज़्यादा करने में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध या आवेश। तो याद रखना हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी सवाल है, याद रखना है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र को क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। क्या होगी। तो याद रखना जहां भी पानी आएगा हाइड्रो या हाइग्रो से संबंधित रहेगा। तो मीटर तो है नहीं क्योंकि यह एक यंत्र है, तो यह रखना हाइड्रोफोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर अगर ध्वनि सुनने की चांसेस है तो हाइड्रोफोन से ही चांस होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। लाउड स्पीकर में ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है। लाउड स्पीकर में, तो लाउड स्पीकर में सबसे अंत में हम लोग को क्या आता है, ध्वनि आता है, मतलब अंत में ध्वनि ऊर्जा होगा, ये याद रखना है। तो ऑप्शन ए लास्ट में विद्युत ऊर्जा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी लास्ट में ध्वनि ऊर्जा है, मतलब ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी लास्ट में ध्वनि ऊर्जा है, ये भी सही हो सकता है। ऑप्शन डी ध्वनि, यांत्रिक से ध्वनि, ये भी सही हो सकता है। चलिए इसमें हम लोग छाटेंगे। तो फर्स्ट बी में बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले विद्युत ऊर्जा से बनता है, क्योंकि हम लोग करंट देते हैं तब तो बाजा बजता है ना, तो फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में बनता है, वहां पर विश्लेषण होती है, उसके बाद वहां पर ध्वनि निकलती है, वही हम लोग का लाउड स्पीकर के रूप में सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन है आपका ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी या डायनेमो, किस में होती है। 9 का सवाल है, यानी 9 क्लास का। तो याद रखना डायनेमो जो है वह डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डायनामो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अभी हम लोग पढ़े यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल दे रहा है, डायनेमो।
जस्ट इसका उल्टा क्यों हो जाएगा, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करती है, ऊर्जा बदलती, यांत्रिक ऊर्जा मतलब रिजल्ट में लाता है। तो विद्युत मोटर कैसे घूमेगा, पहले विद्युत देंगे तो फिर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। सवाल है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ऑप्शन है आपका डायनेमो, ये तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर नहीं होगा, यहाँ तो रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं है। बैटरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, हमें एनर्जी भी देती है, हमें पावर देती है, परमाणु बम भी नहीं हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और ये एकदम बहुत ही टफ सवाल है, कंफ्यूजन वाला सवाल, 30 नंबर सवाल। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज बदलने में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने में, डीसी को एसी या एसी को डीसी में बदलने। किसका इस्तेमाल बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। सवाल है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी डीसी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल केवल एसी में होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल केवल एसी में होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है। ऑप्शन है आपका ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी है। तो याद रखना है टेलीफोन जो हम लोग बोलते हैं तो पहले ध्वनि ऊर्जा होगा, फिर वह किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। तो किस में प्रवाहित होती है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह क्या प्रवाहित होती है, विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिजल्ट पूछता कि किस में बदलती है, तब बोलते हैं कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाहित होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन है आपका यांत्रिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या ताप ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो यह रखना रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। बहुत ही बेसिक सवाल। तो याद रखना ट्रांसफार्मर का यही काम है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज करना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला साइंस से संबंधित सवाल। सवाल है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। बहुत ही गजब का सवाल है, हर बार पूछा जाता है ये सवाल। कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अप्सरा जो है भारत की पहली परमाणु रिएक्टर का नाम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं डीडीटी की खोज किसने किया था। ये भी टफ सवाल है, तो याद रखना डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पॉल मुलर ने किया था डीडीटी की खोज। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है ऑप्शन के हिसाब से विक्रम साराभाई राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपका ट्रेजर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्समैन, या लुई पास्चर। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। सवाल की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है भारतीय अगर ऑप्शन में देखिए सबसे पहले इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, ये याद रखना, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। लेकिन ऑप्शन यहाँ नहीं है,
तो याद रखना कार्य कब से हुआ था, 1972 से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको मतलब चूज करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? बहुत ही बड़ा सवाल। अप्सरा तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था भारत का, तो यह कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1956-57 इसी के दौरान यहाँ पर स्थापित किया गया था ट्राम्बे महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। होम्योपैथी चिकित्सक के जनक कौन थे? ऑप्शन है आपका हैनीमैन, जोसेफ लिस्टर, जेम्स हैरिसन, ह्यूगो डी ब्रिज। कौन थे? तो याद रखना है होम्योपैथी चिकित्सक के जनक हैनीमैन थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हैनीमैन जो है होम्योपैथी चिकित्सक के जनक थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। सवाल है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही कंटाप सवाल। ऑप्शन है आपका करनाल, इज्जतनगर, कोलकाता, पटना। करनाल हरियाणा, इज्जतनगर यूपी और कोलकाता पश्चिम बंगाल, पटना बिहार। कहाँ होगी? तो याद रखना है कल्पना चावला का जन्म 1962 में करनाल हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2003 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो याद रखना है अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी करनाल हरियाणा की जन्म लेने वाली शेरनी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट हुक, लेवेनहॉक। तो याद रखना जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज, लेवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज। चलिए एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपका भोपाल, रावतभाटा, तारापुर या मंगलोर। तो याद रखना प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। भारत के पृथ्वी प्रेक्षपात्र की तुलना में रूस के किस प्रेक्षपात्र से की जाती है? ऑप्शन क्या अग्नि तो रूस का नहीं है, नामेक, नाग या स्कड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पृथ्वी और उसका स्कड, ये दोनों की जो प्रेक्षपात्र की है, दोनों की सेम प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। सवाल है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अभी हम कुछ दिन पहले बताए थे, तो याद रखना कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपका लुई पास्चर, पिनमैन, जॉन सॉल्क या हरगोविंद खुराना। तो यह रखना जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही बड़ा सवाल। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है आपका मेंडलीव, डार्विन या ह्यूगो डी ब्रिज। तो याद रखना उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका विलियम हार्वे, रोनाल्ड रॉड्स, रॉबर्ट कोच या बैंटिंग। तो यह रखना है रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था रक्त परिवहन की खोज। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन है आपका तारापुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, खड़गवासला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ऑप्शन है आपका तारापुर, महाराष्ट्र, पोखरण राजस्थान, इज्जतनगर, अहमदनगर। कहाँ किया था?
स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान से भारत का पहला परमाणु विस्फोट का प्रक्षेपण किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? पोखरण राजस्थान में, नाम था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना है। और कब शुरुआत हुई थी? 18 मई 1974, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा सवाल आ गया, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? अभी बताया 18 मई 1974। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम बेधड़क दे देना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, राजगोपालाचारी, अब्दुल कलाम या मेघनाथ शाह। ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपका अप्सरा, रोहिणी, आर्यभट्ट या इनसेट 2A। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनसेट 2A जो भारत का पहला बहुउद्देशीय उपग्रह, ये याद रखना, बहुउद्देशीय बोल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उद्देश्य के लिए इनसेट 2A का इस्तेमाल किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, रडार का अर्थ क्या है? मतलब रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्ग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका 1952, 1972, 1913, 1954। क्या होगा? तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले बार्ग की स्थापना 1954 में 1954 में हुआ था, कहीं कहीं 1957 भी देगा। तो याद रखना, ये जो है इसकी प्रगति, मतलब जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग स्थापना 1954 में, और ऑप्शन अगर 57 रहेगा, ऑप्शन 54 नहीं रहेगा, तब 57 मानना है, क्योंकि इस समय से यहाँ कार्यवाही शुरू हो चुका था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका पुणे, गोवा, जयपुर या नासिक। तो याद रखना, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल, मलेरिया की कीटाणु की खोज किसने किया था? कंटाप सवाल। ऑप्शन नंबर रोनाल्ड रॉस, इवान वॉस्की, इवान बिलकुट या एसी टांसले। तो मलेरिया के कीटाणु की खोज जो किया गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल, डीएनए की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपका बैटिंग एंड बेस्ट, रॉबर्ट कोच, वाटसन एंड क्रिक या यूवर्थ। तो याद रखना है, डीएनए की खोज जो है वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंसुलिन की खोज किसने किया था? शानदार सवाल। ऑप्शन है आपका बैटिंग, डोमेक, रोनाल्ड रॉस या हार्वे। तो याद रखना है बेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, सवाल है कि जमीन से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब हुआ था? 1989, 96, 93 या 90, कब किया गया था? तो याद रखना, आकाश का सफल परीक्षण 1990 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1990 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं, ऑप्शन आपका 2001, 2003, 2004, 2002। तो याद रखना है, कल्पना चावला का निधन जो है वह 2003 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करनाल हरियाणा में जन्म ली थी, कब? तो याद रखना 1962 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 2000, 13 अक्टूबर 1990, 29 नवंबर 1990 या 18 फरवरी 1994। क्या हो गया सोचिए, तक हम ड्रिंक पानी पी लेते हैं। तो याद रखना है 13 अक्टूबर 1990।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत बड़ा सवाल। ऑप्शन है आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, लुई पास्चर ने। क्या दिया, किसने दिया था विकासवाद का सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल, हेजा की टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट रॉस, रोनाल्ड रॉस या यूरिन कॉमेट। तो याद रखना हेजे की टीके की खोज ऑप्शन यहाँ नहीं है, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जीवाणु की खोज किसने किया था? ऑप्शन है लेवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लिमन पाल या जॉन सॉल्क। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, लेवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1977, 87, 2000, 2001। क्या होगी, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर, क्रिश्चियन बलाड, यूएन ब्रह्मचारी या डिमोक। हृदय जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, वो खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? यार रखना क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। बहुत बड़ा काम किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? पहला वाला कब किया था? तो 18 अप्रैल 1974 को स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण, राजस्थान। तो दूसरा वाला कब किया था? तो यह रखना है 13 मई 1998 को, वहीं पोखरण राजस्थान में ही किया था। और याद रखना है इसका नाम दिया था ऑपरेशन, क्या नाम दिया था इस ऑपरेशन का? नाम याद रखना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला का स्माइलिंग बुद्धा नाम था, दूसरा वाला बताइए। 36 नंबर सवाल, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो याद रखना है स्पुतनिक 1 रूस की प्रथम, पूरी दुनिया की प्रथम मानव निर्मित उपग्रह था और यह रूस के द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, सवाल है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन है का ट्रेजर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉक्समैन, लुई पास्चर। तो याद रखना रेबीज का टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 1885 में लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए अगला हम लोग आते हैं, सवाल है कि धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, एकदम बेसिक सवाल है लेके आ रहे हैं। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई आ गया मतलब ये तो वॉशिंग सोडा नहीं है, ये तो किचन वाला सोडा है, बेकिंग सोडा हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड नंबर सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपका रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल। तो याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में, और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील भी है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? बड़ा सवाल है। ऑप्शन आपका ए बी सी डी, क्या होगी? रतौंधी जो है वह किसकी कमी के कारण होती है? तो यार ना विटामिन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है रेटिनॉल बहुत बड़े मात्रा में आपको गाजर में मिल जाएगा, याद रखना, इसीलिए गाजर खाना चाहिए, विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोपिक्रीन, मीथेन या ओजोन। तो याद रखना है लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा,
नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहा जाता है, सूंघने से हंसी आती है, N2O रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? एकदम बेसिक सवाल, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, 2H2O 2 शुरू में हो या H2O के साथ 2 हो तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अभी हम बताएं कुछ देर पहले, आंवला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खट्टा पदार्थ में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, अस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है, याद रखना है। चलिए, और पानी में घुलनशील है विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल, बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो याद रखना, बेरी जो रोग होती है वह विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी के कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड सी का नाम है विटामिन सी, और रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? तो वसा खाने से एडक हो जाएगा, ADK। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे जो है वसा में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विटामिन की जगह ए रखेंगे तब। ठीक है, तो बी रहेगा, बी और सी याद रखना, बी विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के ये वसा में घुलनशील है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल है कि जल में घुलनशील कौन सा? अभी बताया विटामिन बी और विटामिन सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो याद रखना है, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रतौंधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी बताए थे थायमीन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम, थायमीन विटामिन बी का नाम, कैल्सीफेरॉल आगे पड़ेगा, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बेकिंग सोडा माने खाने वाला सोडा को क्या कहा जाता है? खाने वाला कहाँ खाते हैं? किचन में। तो किचन में कौन काम कर रहे हैं? बाई, मतलब बाई जहाँ लगा है वहीं बाइकार्बोनेट, तो विटामिन सी बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद हो गया मिथेन क्लोराइड, उसके बाद है D2O मतलब शुष्क बर्फ इसको बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा है बिना बुझा हुआ चूना? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? वही D2O को। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, आंसू गैस का रासायनिक नाम कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरोएसिटोफिनोन या कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा है जिसे आंसू गैस कहा जाता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम है, तो यह रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोएसिटोफिनोन जो है वह आंसू गैस का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ऑप्शन है और विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल, विटामिन बी या थायमीन, विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल या विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो यह रखना, स्कर्वी जो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होती है। 80 यहाँ भी सी लहजे में आ रहा है और विटामिन सी में भी लहजे में आ रहा है, उसे मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो याद रखना है, ऑप्शन है आपका अंडा, दूध या सूर्य का प्रकाश या हरी सब्जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुबह सुबह के जो धूप होते हैं वह विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत है,
बहुत ही शानदार स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना है, ऑप्शन है आपका पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनिन। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, बायोटिन। विटामिन B7 का नाम बायोटिन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। आई थिंक ये सवाल रिपीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो याद रखना टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई की कमी के कारण नपुंसकता यानी जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और ऑप्शन नंबर ई की कमी, ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन ई की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपका नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो यह रहना ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपका कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो यह रखना है साधारण नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपका टोकोफेरोल, ये तो हो गया विटामिन ई। फिलोक्विनोन, ये है विटामिन के। कैल्शियोफेरोल, विटामिन डी, ये विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, और विटामिन के हो गया फिलोक्विनोन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है। बहुत ही बेसिक सवाल, मार्स गैस किसे कहा जाता है, ये सवाल आपको पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन गैस को। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगी भारी जल का रासायनिक नाम। तो याद रखना ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भारी जल का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। CaO2 या D2O या KClO3। तो यह रखना ऑप्शन नंबर सी, अभी बताएं D2O। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मछली की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यह रखना विटामिन डी का बहुत ज़्यादा स्रोत एक धूप है, दूसरा मछली का तेल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मछली के तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। बहुत बड़ा सवाल है, हर बार ये पूछा गया है। विटामिन कौन सा है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ई, कौन सा है। तो यार अगर विटामिन सी अगर नष्ट कर रहे हैं, कोई भी सब्जी हो या कोई भी मांस मछली जो भी हो, गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, विटामिन सी नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी रोग होती है। एनीमिया होती है, तपेदिक होती है, स्कर्वी या रिकेट्स। तो याद रखना रिकेट्स जो है वह विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, विटामिन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन आपका मेंडल, लुई पास्चर, फंक या सिंक्लेयर। तो यह रखना विटामिन शब्द का सबसे पहले शब्द फंक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फंक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कौन सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो याद रखना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये याद रखना है, बहुत बेसिक सवाल है यह। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। 33 नंबर सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। बहुत शानदार सवाल। कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या लेड ऑक्साइड।
जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है का विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन ई। तो याद रखना है कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। 35 नंबर सवाल है। सवाल है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, कौन सी है रक्त का थक्का जमाने में? ठीक है, तो विटामिन के, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है का फंक, मैकुलन, हॉलकट या हॉपकिंस। हॉपकिंस होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार हॉपकिंस से थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। सवाल है कि विटामिन सी का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन है आपका फंक ने, मैकुलन ने, हॉलकट ने या हॉपकिंस ने। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो यार ना हॉलकट ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अम्लराज यानी एक्वारिजिया किसका मिश्रण है? बहुत बड़ा सवाल है। एक्वारिजिया सोने के गुलाने में इस्तेमाल किया जाता है, यह किसका मिश्रण है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। HNO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 प्लस HCl का इस्तेमाल किया जाता है एक्वारिजिया को बनाने में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग 100 सवाल, 100 से भी कुछ ज़्यादा ही सवाल हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग कुछ आते हैं वैज्ञानिक के जो खोज है, डिस्कवर है, वो सारे सवाल। चलिए आते हैं। पहला है डायबिटीज की खोज किसने किया था? डायबिटीज जो मधुमेह रोग होती है ना, इसकी खोज बैटिंग ने किया था। नेक्स्ट, RNA की खोज किसने किया था? तो याद रखना जेम्स वाटसन एंड अर्ग ने किया था RNA की खोज। DNA की खोज किसने की थी? तो याद रखना जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने DNA की खोज की थी। नेक्स्ट आते हैं गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने किया था? तो याद रखना पिनकस ने खोज किया था गर्भ निरोधक गोलियां की खोज। नेक्स्ट आते हैं रक्त ट्रांसफ्यूजन की खोज किसने किया था? याद रखना कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? याद रखना बेंटिंग और बेस्ट ने। हेजे के टीके की खोज किसने किया था? याद रखना रॉबर्ट कोच ने। टीबी के कीटाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने किया था? याद रखना है रोनाल्ड रॉस ने। टाइफाइड के कीटाणु की खोज इवर्थ के द्वारा किया गया। पेचिस और प्लेग की कीटाणु की खोज कीटाजारों के द्वारा किया गया। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। BCG का टीका किसने? यूरिन कॉमेट ने किया था। कालाजार यानी बुखार, कालाजार बुखार की खोज UN ब्रह्मचारी ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वह क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। बेरी रोग की चिकित्सा आइजक मैन के द्वारा किया गया। DDT की खोज पॉल मुलर ने किया था। अल्ट्रा किरणों से चिकित्सक जो इलाज होती है वह पिन मैन के द्वारा किया गया था। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर इलाज लुई पॉस्टर ने किया था। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होती है। सल्फर ड्रग्स की खोज जी डोमक ने किया था। सिफिलिस का इलाज किसने? पॉल एलिस ने किया था। पोलियो का टीका की खोज किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लेवेन हॉक ने किया था। होम्योपैथी चिकित्सा की खोज किसने किया था? हैनीमैन ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था? जिसको सूंघने से बेहोश हो जाती है, तो यह रखना हरासमेंट हो जाते हैं, हैरिसन, हरासमेंट हैरिसन है, याद सकते हो। स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया था? तो लेनक। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? यह रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एस्पिरिन की खोज किसने किया था? ट्रेजर ने किया था। आयरन लंग्स की खोज किसने किया था? फिलिप ट्रिंगर ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? वैक्समैन ने किया था।
कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज हैंसन ने किया था। कीटाणु सिद्धांत की खोज लुई पास्चर ने किया था। डिप्थीरिया रोग की खोज कबलेज और लॉफलर ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो ब्रीज ने किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तैयार है चार्ल्स डार्विन ने दिया। कोशिका की खोज किसने किया था? मृत कोशिका तो रॉबर्ट हुक 1665। जीवित कोशिका 1674 लेवेनहॉक ने किया था। भारत में हृदय प्रत्यारोपण वेणुगोपाल और क्रिश्चियन बर्नार्ड वर्ल्ड वाला। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। वायरस की खोज इवान वॉस्की के द्वारा किया गया। ओपन हार्ट सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज वाल्टन लिलेहल ने किया था। क्लोनिंग तकनीक की खोज इयान बिलकुट ने किया था। पारिस्थितिकी का रिक्टर और पारिस्थितिकी तंत्र का डांसले ने किया था। ठीक है, तो अंत तक यहाँ तक सारे सवाल जो हम लोग समाप्त कर लिए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। हमारे शब्द पढ़ रहे हैं, आपको मतलब धन्यवाद कहने में। तो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, प्रीवियस ईयर सवाल, जीके, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, वहाँ जहाँ कहीं भी संबंधित अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको काम देने वाली है, वो सारे सवाल आपको सामने एमसीक्यू के रूप में वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, वो भी इसी चैनल और इसी यूट्यूब चैनल, इसी वीडियो। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी मेहनत लग रही है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा आपका जो आपसी रिश्ता है वह रिश्ता बहुत ही बरकरार रहेगी, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।